हेलो एंड वेलकम टू BAMA क्लासेस प्रीवियसली नोन एज वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। इस क्लास में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 टू 1947 AD की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, यानी कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको इन क्लासेस में शामिल किया गया है। आपको पार्ट वाइज क्लासेस मिलती जाएंगी। पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उसी से आगे अब हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। वास्को डिगामा कालीकट के समुद्री तट पर किस वर्ष पहुंचा? इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा रीच द कोस्ट ऑफ कालीकट? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का एक नाविक था, पुर्तगाली यात्री था, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, जिससे कि यदि इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप आसानी से कर पाएं। देखिए, पुर्तगालियों में भारत आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डिगामा था, जो 20 मई 1498 ईस्वी को केरल में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा। और इसी कालीकट को अब कोझीकोड के नाम से जानते हैं। वास्को डिगामा ने आखिर किया क्या? वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच में एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, यानी यूरोप से भारत तक आने वाले एक नए समुद्र के रास्ते की खोज की। द फर्स्ट पोर्तुगीज पर्सन टू कम टू इंडिया वॉज वास्को डिगामा, who reached a place called Kapakdabu on the famous port of Calicut in Kerala on May 20, 1498. And this Calicut is now known as Kozhikode. And what did Vasco da Gama do? Vasco da Gama discovered a new sea route between India and Europe. अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि देखिए, जब वास्को डिगामा पहली बार भारत पहुंचा तो उस समय कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। ये इसको एक उपाधि मिली हुई थी, जिसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया। और इसी वास्को डिगामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ कैलिकट वॉज जमोरिन, हु गेव अ ग्रैंड वेलकम टू वास्को डिगामा। जमोरिन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू ट्रेड वास्को डिगामा। और जब ये फैसिलिटी वास्को डिगामा को मिल गई तो वास्को डिगामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया था। यहाँ से मसालों का उसने व्यापार किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो वो जो नया समुद्री मार्ग था वो ये था। देखिए, ये पुर्तगाल, यानी देखिए ये जो कॉन्टिनेंट देख रहे हो ना आप, ये यूरोप है, ये वाला कॉन्टिनेंट है एशिया, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये यहाँ से पुर्तगाल से चला और ये इसका भारत तक आने का रास्ता, जो आप एरो में देख रहे हो, ये इसका भारत तक आने वाला रास्ता था। और फिर जो आप एरो ये वापस जाते हुए दिख रहे हैं, ये जाने वाला रास्ता। इस रास्ते पे वापस भी गया था यहाँ से मसाले वगैरह लेके। तो इसी रास्ते को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि वास्को डिगामा किस रास्ते भारत आया था, तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। लेकिन अब एक बात को समझिए, देखिए वास्को डिगामा के बारे में तो हमने जान लिया कि ये पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं। फ्रांसिस्को अल्मीडा, ये भी पुर्तगाली था, और बार्थोलोम्यू डियाज, ये व्यक्ति भी केप ऑफ गुड होप तक आया था। अब इनके बारे में भी आप जान लीजिए, फिर मैं आपको अल्बुकर्क के बारे में बताता हूँ। पहले इनके बारे में समझिए, ये जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर्क। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूं पहले फ्रांसिस्को अल्मीडा के बारे में। देखिए, फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य को चलाने के लिए पुर्तगालियों का जो सबसे पहला गवर्नर था वो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया। इन 1505 AD फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज टू रन द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। इसके बाद फिर 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में दूसरा गवर्नर कौन बना? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज
कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद एक और ऑप्शन था, आपने देखा बार्थोलोम्यो डियाज। देखिए ये बार्थोलोम्यो डियाज ही वो पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। यह है केप ऑफ गुड होप। ये भारत तक तो नहीं आया, लेकिन इस केप ऑफ गुड होप तक ये किससे पहले पहुंच चुका था? ये वास्को डिगामा से पहले भी पहुंच चुका था। यहाँ तक तो ये आ चुका था, ये व्यक्ति बार्थोलोम्यो डियाज। तो पोर्तुगीज ट्रैवलर बार्थोलोम्यो डियाज वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द केप ऑफ गुड होप, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप से ही वापस लौट गया था, ये इस तरफ नहीं आया था। तो मुझे उम्मीद है ये सभी ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लू वाटर नीति का संबंध है किससे है? ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू। तो याद रखिएगा, देखिए जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो नीली जल नीति है, वो फ्रांसिस्को अल्मीडा से संबंधित है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात बताई आपको। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। अब जिस समय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आया था, उस समय संपूर्ण अरब सागर के क्षेत्र में जो अरेबियन सी है, उसमें अरबों का अधिकार था, अरबों का व्यापार पर एकाधिकार था, उनकी ही मोनोपोली चल रही थी। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का यह लक्ष्य था कि वह किसी न किसी तरीके से व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को खत्म करेगा। तो वह व्यापार पर किसका अधिकार चाहता था? वह व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार चाहता था। एट द टाइम व्हेन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा केम टू इंडिया, जब वो इंडिया आया, द अरब्स हैड मोनोपोली ऑन द ट्रेड इन द एंटायर अरेबियन सी रीजन। आप जानते हैं कि भारत के पश्चिम में आप जानते हैं कि अरब सागर है, और उसी अरब सागर में उस टाइम पर जो अरबों ने मोनोपोली कर रखी थी। And the aim of Francisco de Almeida was to somehow end the monopoly of the Arabs over the trade, कि ट्रेड पे से अरबों की मोनोपोली खत्म करनी है। और मोनोपोली किसकी करनी है? He wanted the monopoly of Portuguese over trade in Arabian Sea। और जब अल्मीडा भारत आया तो यहाँ की परिस्थिति देखकर उसने जमीन पर किले और बस्तियां बसाने की नीति को उचित नहीं समझा। जब वो भारत आया तो उसने यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, तो उसने फिर यहाँ आके सोचा कि नहीं, हम जमीन पर किले और बस्तियां नहीं बसाएंगे। और यह कहते हुए कि पुर्तगाल के पास कई किलों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं थे, उसने एक अलग नीति को अपनाया। उसका मानना था कि सबसे पहले समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, न कि जमीन पर किलों के द्वारा। उसका मानना था हमारे सभी बलों को समुद्र पर रहना चाहिए। जब तक हम समुद्र में शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना कठिन है। और यदि हमारे पास यह शक्ति नहीं है, तो किनारे पर स्थित एक किला हमें बहुत कम लाभ देगा। मान लीजिए हमारे पास समुद्र में तो पावर है नहीं, फिर भी हमने किनारों पर, यानी जैसे केरल के तट पर, इन जगहों पर यदि हमने कुछ किले बसा भी लिए, बस्ती बसा भी ली, तो फिर क्या फ़ायदा यदि हम पानी में, समुद्र में मजबूत नहीं है, क्योंकि समुद्र में अरबों का व्यापार जाता था। और उसकी इसी नीति को शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। व्हेन अल्मीडा केम टू इंडिया, सीइंग द कंडीशन हियर, ही डिड नॉट कंसीडर द पॉलिसी ऑफ सेटलिंग फोर्ट्स इन इंडिया and he adopted a different policy। वो different policy क्या थी? Stating that Portuguese did not have enough men to occupy many forts, he believed that firstly he should increase his power in the sea। तो उसकी पॉलिसी क्या थी कि सबसे पहले अपनी पावर को कहाँ इंक्रीज करना है? समुद्र में। एंड नॉट बाय फोर्ट्स ऑन लैंड, कि केवल लैंड पर फोर्ट किले बनाने से नहीं, हमें कहाँ पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा? समुद्र में। ही बिलीव दैट ऑल अवर फोर्सेज शुड लिव इन ऑन द सी अंटिल वी बिकेम पावरफुल इन द सी। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश आवर एम्पायर इन इंडिया। जबकि जब तक हम अंटिल वी बिकम पावरफुल इन द सी, तो हम समुद्र में मजबूत नहीं होंगे, तो हम अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एंड इफ वी डू नॉट हैव दिस पावर, यदि हमारे पास ये पावर नहीं है, देन ए फोर्ट ऑन द एज, एक किनारे पर बनाया हुआ किला, विल गिव अस वेरी लिटिल बेनिफिट, वो बहुत ही कम हमें लाभ देने वाला है। दिस पॉलिसी ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नीली जल नीति, इसी को हम शांत जल की नीति भी कहते हैं, इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि अरब सागर और हिंद महासागर पर अधिकार करना और अरबों को हराकर व्यापार पर एकाधिकार करना, इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज टू टेक कंट्रोल ऑफ द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन एंड गेटिंग ए मोनोपोली ऑन ट्रेड बाय डिफीटिंग अरब्स। या बिलियंस लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन में है, यहाँ पर आएगा अरब्स, ARABAS, अरब्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन शक्ति कौन थी? सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपियन आए?
द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया वॉज, तो देखिए जो भारत में सबसे पहले यूरोपियन आए थे वो थे पुर्तगाली। अब आपको सभी का पता होना चाहिए कौन किस क्रम में आया, तो याद रखिएगा भारत में जितनी भी यूरोपियन कंपनी आई हैं उनमें उनके आने का क्रम इस प्रकार से, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद आए भारत में डच, डचों के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद आए डेनिश, और डेनिश के बाद आए भारत में फ्रांसीसी। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, और फिर उसके बाद फ्रेंच लोग भारत। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? व्हेन वॉज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, 1602 एडी में। और याद रखिएगा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और जो डच हैं ये हॉलैंड के निवासी थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1602 एडी। द डच आर रेजिडेंट्स ऑफ हॉलैंड, और इसी हॉलैंड को हम अब क्या कहते हैं? नीदरलैंड्स कहते हैं। हॉलैंड को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया, डच कहाँ के निवासी थे? डच बिलोंग्स टू, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? हॉलैंड से, और इसी हॉलैंड को क्या कहा जाता है? इसी हॉलैंड को नीदरलैंड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। द डच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। कहाँ पर? पुलिकट में, सूरत में, चिंसुरा में, या ये सभी? तो देखिए पुलिकट, सूरत और चिंसुरा, इन सभी जगहों पर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां भारत में बनाई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑल दीज। जो पुलिकट है वो तमिलनाडु में पड़ता है, सूरत गुजरात में है, और चिंसुरा पश्चिम बंगाल के हुगली में है। और इन सभी जगहों पर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले किस देश का गवर्नर था? डुप्ले वॉज द गवर्नर ऑफ। तो देखिए जो डुप्ले था वो फ्रांस का गवर्नर था। अब मैं आपको फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ, यदि उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए भारत आने वाला सबसे पहला फ्रांसीसी व्यक्ति था कोलबर्ट, और ये 1664 में भारत आया था। द फर्स्ट फ्रेंचमैन टू कम टू इंडिया वॉज कोलबर्ट, ही केम टू इंडिया इन 1664। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यदि क्वेश्चन पूछे व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1664 में। कब स्थापित हुई? 1664 में। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 में सूरत में की। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1668। और 1672 में उसके बाद फ्रांसीसियो का गवर्नर बना फ्रांसिस मार्टिन, इसको फ्रैंको मार्टिन भी कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इसी फ्रांसिस मार्टिन को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को या फ्रैंको मार्टिन को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर 1742 ईस्वी में डुप्ले को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। इन 1742 एडी डुप्ले वॉज अपॉइंटेड द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि डुप्ले कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये फ्रांस से बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जाना, सूरत में 1668 में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1668 में सूरत में स्थापित की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर था भारत में फ्रेंच पावर का। इससे आगे के क्वेश्चन आप पार्ट नंबर 3 में देखेंगे।